आज के शो में आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद 11.50% पर बरकरार। 10 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला, मुमकिना असरात। वालेकुम पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। कुछ देर पहले आज मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक की तरफ से अनाउंस की गई। जो अहम फैक्टर्स हैं वो आपके सामने सीधा सीधा रखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यूनानिमसली डिसाइडेड टू कीप द पॉलिसी रेट अनचेंज एट 11.5%। इसमें कुछ अहम चीज़ें हैं जो कमेटी ने ऑब्जर्व की। मैक्रो इकनॉमिक आउटलुक के हवाले से कमेटी ने कहा, द कमेटी एसेस दैट द मैक्रो इकनॉमिक आउटलुक हैज़ इम्प्रूव्ड फ्रॉम इट्स प्रीवियस मीटिंग। उसमें बेहतरी आई है, लेकिन हाइटेंड रिस्क का जिक्र किया गया ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट इन मिडिल ईस्ट। ये कहा गया कि द कमिटी ऑब्जर्व्ड दैट द अर्लियर डी-एस्केलेशन इन द ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट had led to a decline in global oil prices and a relative ease in supply chain disruptions, which resulted in some improvement in recent economic indicators. Headline and core inflation moderated in June, जबकि both remained at elevated levels. तो अभी माशी सूरत हाल पिछली मीटिंग के मुकाबले में बेहतर ज़रूर हुई है, लेकिन जो हाइटेंड रिस्क्स हैं ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट इन मिडिल ईस्ट वो ताहाल बरकरार हैं। ये आज मॉनेटरी पॉलिसी में ऑब्जर्व किया गया स्टेट बैंक की तरफ से। मजीद कहा गया, the incoming high frequency indicators pointed to some pickup in economic activity, whereas external account pressures remained moderate. Taking into account these developments and evolving risks, the MPC assessed that the current monetary policy stance remains appropriate in जो इन्फ्लेशन का जो टारगेट दिया गया वो रेंज रखी गई 5 से 7% की, कि 5 to 7% तक जो है वो इन्फ्लेशन का जो है रेंज टारगेट रह सकता है इन द मीडियम टर्म। मजीद द कमिटी नोटेड दैट द following key developments since the last meeting. First, State Bank's deposit reserves surpassed the end June 2026 target of $18 billion, जो 18 अरब डॉलर से आपके रिजर्व्स तजावुज़ कर गए। उसके बाद वो जिक्र करता है जो आपकी क्रेडिट रेटिंग्स हैं वो अपग्रेडेड टू बी बाय S&P की तरफ से जो हुई, और साथ में इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन ईज्ड फॉर बोथ consumers and businesses in the latest sentiment surveys, while confidence indicators showed a mixed picture. Fourth, FBR met its revised tax revenue target for FY26. Lastly, the IMF increased its global inflation forecast for both 26 and 27, यानी कैलेंडर ईयर 26 एंड कैलेंडर ईयर 27। फिर मजीद समराइज करते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये कहती है, द MPC नोटेड दैट द प्रोएक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट एंड प्रूडेंट मॉनेटरी स्टैंस, ये दोनों की वजह से सस्टेन्ड फिस्कल कंसोलिडेशन हैज हेल्प्ड इफेक्टिवली मैनेज द इमर्जिंग सप्लाई शॉक and preserve macroeconomic stability despite a challenging global environment. The MPC reiterated to commitment to achieve the objective of price stability and will continue to closely monitor evolving developments. The committee also emphasized the importance of further strengthening the fiscal buffers and द एक्सटर्नल बफर्स। तो ये मज़ीद उसमें साथ में जो इसको एंड किया गया मॉनेटरी पॉलिसी की, इसमें जो इन्फ्लेशन के ऊपर आखिरी पैराग्राफ होता है रियल सेक्टर के ऊपर और इन्फ्लेशन के ऊपर, तो वहाँ लिखा गया कि हेडलाइन इन्फ्लेशन ईज टू 11.11% फ्रॉम 11.7% इन द प्रीवियस मंथ. दिस इज प्राइमरीली attributed to pass through of the decline in global energy prices in the domestic consumers alongside favorable electricity tariff adjustment. तो जो तेल की कीमतें कम हुई, जब हमने देखा था रिसेंटली ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा ईज ऑफ हुआ था, तो उसका इम्पैक्ट आया 11.7 से 11.1 पे परसेंटेज पे हेडलाइन इन्फ्लेशन आई एक माह के अंदर। लेकिन आपको ये हम जहन में रखें कि अब दोबारा से इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कीमतों में हालिया दिनों इजाफा हुआ, जिसकी वजह से सार्फिन पर ये बोझ डेली बुनियाद के ऊपर ट्रांसफर किया गया, और आज हमने देखा है कि दोबारा 7 से 9% का डिक्लाइन इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑयल की कीमतों में आ चुका है। तो तमाम जो कंज्यूमर्स हैं उनके जहनों में सवाल ये है कि ठीक है, आपका मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस 11.50% पे आपने स्टेटस को मेंटेन किया है, लेकिन क्या महंगाई की शरह में और खास तौर पे पेट्रोल क्या कमी मुतवक्के है? क्योंकि जिस तरह से कहा गया कि उसका रिफ्लेक्शन आएगा प्राइसेस के ऊपर, वो है डेफिनेटली 7 दिन का एवरेज, लेकिन जो आज हमने देखा है गिरावट इंटरनेशनल मार्केट्स में आई है इन खबरों के ऊपर कि दोबारा सीज फायर और अमन के मामलात की तरफ मामलात बढ़ रहे हैं, तो क्या इसके बाद
जो पाकिस्तान में तेली कीमतें हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, उसमें खातिर खा कमी आ सकती है नहीं आ सकती, ये वो बुनियादी सवाल है जिस पर सबकी नज़रें मरकूज हैं कि आज रात को क्या कीमतें अनाउंस होती हैं या कितनी देर में ये इम्पैक्ट जो है वो कीमतें कम होने का, क्योंकि एक जनरलाइज परसेप्शन ये है कि जब कीमतें बढ़ी हैं तो उसका इम्पैक्ट फौरी तौर पे द गवर्नमेंट ट्रांसफर्स टू द एंड कंज्यूमर, लेकिन जब कीमतें गिरती हैं तो उसका इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है। तो क्या ये बात आज हकीकत साबित होगी या नहीं होगी, और कितना इम्पैक्ट जो है वो गवर्नमेंट ट्रांसफर इवेंचुअली ओगरा जो है वो ट्रांसफर करता है जो ईज ऑफ हुई है प्राइसेस, वी हैव टू सी दिस। मजीद इसमें जो फिस्कल सेक्टर के बारे में कहा गया, जिस तरह हमने कहा कि FBR अचीव्ड इट्स रिवाइज टैक्स कलेक्शन टारगेट ऑफ 13 ट्रिलियन बाय द एंड ऑफ FY26. The primary balance is estimated to have remained in surplus for the third consecutive year. Meanwhile, the overall fiscal deficit was estimated to have turned out significantly lower than the previous year. Going forward, fiscal consolidation expected to continue in FY27 with the primary surplus target of 2% of GDP, 2% of GDP का surplus target रखा गया है। मजीद जो इसमें करंट अकाउंट के बारे में कहा गया कि posted a deficit of $139 million in FY26, close to the lower bound of a projected range of the year. The record workers remittances partly offset the widening trade deficit or amidst the Middle East conflict. At the same time, the financial account recorded a surplus. These developments strengthen the foreign reserves of the state bank and significantly reduce forward liabilities. However, ये मजीद लिखता है कि with substantial debt repayments in the recent weeks, FX reserves have reached around $17.3 billion on July 17. तो हमने कुछ रीपेमेंट्स भी किए हैं। स्टेट S&P की रेटिंग्स का भी जिक्र आगे जाके करता है स्टेट बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कि वो जो रेटिंग्स आई हैं उसके बाद एक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रेडिट आउटलुक पे पाकिस्तान का आया है। तो डेफिनेटली फिर दूसरा अहम सवाल आज यकीनी तौर पर यह भी है कि महंगाई जो तेल की वजह से कीमतें बढ़ी हैं वो तो अपनी जगह बात समझ में आती है, लेकिन जो गंदम की कीमतों में इजाफा हुआ वो आखिरकार क्यों हुआ। फिर जो हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया कि 10 लाख टन गंदम जो है वो इंपोर्ट की जाएगी, तो इस फैसले में इतनी देर क्यों हुई और क्या वजह है कि एक वीट ग्रोइंग कंट्री को इन द एंड इवेंचुअली वीट इंपोर्ट करनी पड़ती है जस्ट टू मीट इट्स नीड। और ये कहा जाता है हर साल के बम्पर क्रॉप है और डिमांड जो है उससे ज़्यादा सप्लाई मौजूद है, लेकिन हम देखते हैं कि क्राइसिस आता है, प्राइसेस बढ़ती हैं, आवाम मुतासर होती है, और इस क्राइसिस में और आवाम मुतासर होने में जो स्पेकुलेटर्स होते हैं या जो मुख्तलिफ प्लेयर्स होते हैं वो इसमें अपनी जो इकोनॉमी है वो बना लेते हैं, दे टर्न बिलियंस इंटू ट्रिलियंस, और उसके बाद फिर ये फैसला होता है कि गंदम इंपोर्ट की जाएगी। बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो ग्राफ है जो हमने देखा कि डॉक्टर फरोज सलीम साहब ने प्रेजेंट किया था अपने पेज पे, उसमें लिखा था कि पाकिस्तान जो लोकल प्राइस है दैट इज़ 129 पर केजी, जो गंदम की कीमतों का आटे का जिक्र था, जो आटा फीड फ्लोर जिसे कहते हैं। इंडिया में पाकिस्तान की इक्विवेलेंट देखा जाए ये कीमत 107 रुपये 30 पैसे बनती है, यानी 20% कम है पाकिस्तान में जो कीमत है 129 रुपये से 20% कम है भारत में। और अगर बांग्लादेश की बात करें तो इंटरेस्टिंगली वहाँ पर ये तकरीबन 45 से 46% बनती है जो कि 102 रुपये है, और 26% का फ़र्क है पाकिस्तान के मुकाबले में। और बांग्लादेश इज़ नॉट अ वीट ग्रोइंग कंट्री। तो बड़ा अहम सवाल था कि वी आर अ वीट ग्रोइंग कंट्री, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश और इंडिया के मुकाबले में हमारी और बांग्लादेश की कीमतों में 26% का फ़र्क है, भारत की और हमारी कीमतों में 20% का फ़र्क है। तो क्या वजह है कि हर साल ये गंदम का एक शॉर्टफॉल आता है, फिर इस शॉर्टफॉल के अंदर हमने देखा है कि मुख्तलिफ प्लेयर्स एक्टिव होते हैं, दे मेक मनी आउट ऑफ इट, और उसके बाद रेगुलेटरी बॉडीज एक्टिव होती हैं, कहा जाता है छापे मार रहे हैं, महकमा खुराक एक्टिव है, फिर ये कहा जाता है कि इंपोर्ट का फैसला होगा, इंपोर्ट के फैसले के बाद गंदम की कीमतें कम आ जाएंगी, लेकिन इवेंचुअली हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और हम देखते हैं कि उसके बाद कीमतों में जो इजाफा होता है उससे अवाम भी मुतासर होते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती है, SPI पे इम्पैक्ट पड़ा इसका, और फिर इसके बाद डेफिनेटली जो स्पेकुलेटर्स हैं इसमें एक्टिव होते हैं और दे मेक बिलियंस आउट ऑफ इट। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन, माशी उमूर के ऊपर अहम तरीन गुफ्तगू करेंगे, और खास तौर पे गंदम की कीमतों में इजाफा, पाकिस्तान की तरफ से स्टेबलाइजेशन फंड की बात, और जो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लिया। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। डॉक्टर खाकान अजीब साहब साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना के प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। आपको पहले आपका क्या इनिशियल कमेंट्स हैं ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड जो एमपीसी ने लिया है रिसेंटली 11.54% पे स्टेटस को मेंटेन किया है, तो आपकी क्या इनिशियल रिएक्शंस और कमेंट्स होंगे इस पर डॉक्टर साहब? जी सॉरी जी डॉक्टर साहब जी, योर इनिशियल रिएक्शंस ऑन द एमपीसी रीसेंट स्टैंड्स डॉक्टर साहब। जी देखिए, इस वक्त जो आपको इन्फ्लेशनरी ट्रेंड नज़र आया है पाकिस्तान में, इसका जो बहुत बड़ा ताल्लुक है वो ऑब्वियसली एक जिसे आप कहते हैं हमारी मिडल ईस्ट वॉर, ऑयल प्राइसेस, यानी कि एक्सटर्नली ड्रिवन है ये। इसका कोई पाकिस्तान की डिमांड से ताल्लुक नहीं है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और जिसे कहते हैं उनके प्राइस पास थ्रूज ने ज़रूर क्रिएट की है कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ी हुई है। इसने इन्फ्लेशन रिस्क को चूंकि बढ़ा दिया है और जो 5 से 7% का बैंड है उसमें से हम निकल गए हैं। सो 1% बढ़ा है था कुछ अर्सा पहले आपका पॉलिसी रेट, अब इसको इसी सतह पर मेंटेन करना टू सिग्नल कि जो एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज हैं वो डिसअपियर नहीं हुई हैं, तो हमने ऐसा ही रेट रखना है जो कि हमारी जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं उसको मैनेज कर रहा हो। सो आई थिंक कि जो इस वक्त एक्सचेंज रेट है उसकी स्टेबिलिटी भी रहेगी। इट हेल्प्स एंकर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस। इससे थोड़ी सी जो आपको सेविंग्स हैं वो भी इनकरेज होंगी और थोड़ा सा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी ठीक होगा। बट इसकी नेगेटिव साइड ये कि जो बोरोइंग कॉस्ट है वो रिलेटिवली हायर है रीजनली पाकिस्तान की। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल रिकवर ओनली स्लोली वंस जो डिसिपेट कर जाए इन्फ्लेशन, वापस आ जाए सिंगल डिजिट्स में, और बिजनेस कंटिन्यूज टू फेस एक्सपेंसिव फाइनेंसिंग। सो जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन किए हुए, बिकॉज पैदावारी सलाहियत या एक्सपोर्ट्स या जिसे आप कहते हैं ना पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी इन ऑल सेक्टर्स, वो तो बढ़ नहीं रही है। तो मॉनेटरी स्टिमुलस दिया नहीं जा सकता बिकॉज वो इन्फ्लेशनरी होगा। फ्यूचर रेट कट्स जो है वो डेवलप जो होते हैं एक्सटर्नल हालात उन पे देखेंगे हम, और अगर हम वाकई अपने स्ट्रक्चर्स को तब्दील कर सकें। ये एक ओवरऑल व्यू है मेरा इस वक्त जो हालात डेवलप किए हैं उस पर। अच्छा, मॉनेटरी स्टिमुलस तो हम नो डाउट नहीं दे सकते, लेकिन अभी जो उसमें रेंज बताई गई है 5 से 7% की इन द मीडियम टर्म ऑफ इन्फ्लेशन, साथ में लिखा गया है आउटलुक पे हाइटेंड रिस्क है रिगार्डिंग द मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। तो आपको लगता है कि ये जो रेंज 5 से 7% की दी गई है, वी आर लाइकली टू बी इन दिस रेंज, द सीपीआई इज टू रिमेन इन दिस रेंज, या ये इसके बियॉन्ड जाएगी? देखिए, पाकिस्तान में इस साल जो आप महंगाई की बढ़ने की शरह, सो ये महंगाई, सो मैं हमेशा एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। मतलब इसका ये है कि जो महंगाई के बढ़ने की शरह है, ये महंगाई यानी कि पहले बहुत हाई थी, अब आप इमेजिन कर रहे हैं कि ये 5 से 7% के ब्रैकेट में आ जाए। So just to understand this, let me explain it in the आसान तरीन उसमें कि जो मीडियम टर्म टारगेट है वो 5 से 7% है। इस साल का जो टारगेट है, जो फंड के साथ भी बात हुई, वो 8.4% है, यानी कि ऑन द एवरेज कीमतें 8.4% बढ़ेंगी। मेरा ख्याल है कि अगर मिडल ईस्ट वॉर डिसिपेट कर जाए, जैसे कि इस वक्त नीचे आ गया है $90 से, तो हम ये 8.4% पर साथ साथ एग्रीकल्चर में शॉर्टफॉल्स भी दिखाई दे रही हैं। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है अब आपको वीट इंपोर्ट करनी है, तो ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट आएगा। अभी आप जाकर पीबीएस की देखें तो ये आपको जो इस वक्त जिसे कहते हैं ना बढ़ी हुई कीमतें, ट्रांसपोर्ट की भी, फूड की भी, ये प्राइस पास थ्रू जो है वो तो दिखाई दे रहे हैं। कोर इन्फ्लेशन इटसेल्फ रिमेन्स एलिवेटेड, फूड प्राइस प्रेशर जो है वो भी परसिस्ट कर रहे हैं, और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं उन्होंने सब ने एक अपसाइड रिस्क जो है वो पोज किया हुआ है। जो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर हैं वो ये भी बताते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रेजुअली, गाड़ियों का बिकना, सीमेंट का बिकना, ये सब कुछ इंक्रीज किया है। सो मॉनेटरी जो स्टांस है उसको अगर आप कम करेंगे तो ये और बढ़ सकता है, बट उसके बढ़ने से इन्फ्लेशनरी हो सकता है। सो जो पॉलिसी क्रेडिबिलिटी है उसको मेंटेन करते हुए हम जहाँ पे खड़े हैं फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज असल जो स्ट्रक्चरल सैफान काम है
जब तक आप वो नहीं करेंगे तो इस मसले से नहीं निकलेंगे। मैं बार बार ये कहता हूं। अच्छा, इससे पहले कि इन्फ्लेशन को मजीद अच्छी हैं, $18 अरब के रिजर्व्स भी हैं, ये मानना पड़ेगा। रियल सेक्टर में थोड़ी सी ग्रोथ आई थी, बट मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, हायर ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस और डोमेस्टिक ऑस्टेरिटी मेजर्स, इन सब उसको डैम्पन करेंगी। जो इस वक्त सैटेलाइट इमेजरी है क्रॉप्स की, जो ऑटोमोबाइल सेल्स है, सीमेंट डिस्पैचेस हैं, फर्टिलाइजर ऑफ टेक है, बिजनेस सेंटिमेंट है, ये माइल्ड सी अपटेक जरूर दिखाता है। दैट डजंट मीन कि कोई ओवरऑल जो असेसमेंट है वो ये है कि स्ट्रक्चरली हम बहुत ग्रो करने जा रहे हैं। इनिशियल एस्टिमेट्स यही हैं कि शुगर केन प्रोडक्शन जो है वो बेहतर है, पीछे कॉटन नहीं अच्छी आ रही थी, कॉटन की आउटपुट जो है इसमें ये मुझे बताइएगा कि हाँ साहब, ये जो बेटर प्रोस्पेक्ट्स नहीं दिखाई दे रहे वीट पे और शुगर पे, जो एग्रीकल्चर साइड पे जो ग्रोथ है वो कहीं 3.5 पौने 4 लेट से इमेजिन कर सकते हैं कि रहेगी। ठीक है, ऐसे खास, लेकिन मुझे आपकी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये जो एक ओवरऑल इन जनरल टर्म्स में पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन है मीडियम टर्म 5 to 7% एंड 8.4% हम एनुअल टारगेट रख रहे हैं, या अक्सर ये कहा जाता है कि स्टेट बैंक्स प्राइमरीली रोल इज टू कंटेन इन्फ्लेशन एंड टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। अगर अब ये चीज़, ये जो प्राइमरीली फंक्शन है ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो अपने मॉनेटरी स्टैंड से या मॉनेटरी पॉलिसी से नहीं कंट्रोल कर पा रहा, या इट बेसिकली इट क्रॉसेस द रेंज, और वो जब टारगेट है उसको मीट नहीं करती, और कभी वो ये कहता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कि इट इज़ फ्लड इंड्यूस्ड, कभी ये कहा जाता है कि इट इज़ मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट इंड्यूस्ड, कभी ये कहा जाता है कि रिस्क आर एस्केलेटेड, हाइटेंड रिस्क। तो इज इट इनफ फ्रॉम द स्टेट बैंक साइड टू जस्ट से कि ये क्योंकि फ्लड आ गए थे इसलिए बढ़ गई, क्योंकि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट था इसलिए बढ़ गई, या फिर इस पे कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए बाय द पार्लियामेंट और सम अदर बॉडी टू मेक श्योर कि जो स्टेट बैंक्स प्राइमरीली रोल इज बीइंग अचीव्ड और नॉट? So maintaining low inflation and stable inflation is, a 5 to 7% target that has been given by the parliament. So पार्लियामान को उनसे वजूहात पूछ लेना ही इनफ नहीं होना चाहिए, ये बात ठीक है। इसी तरह जो परचेजिंग पावर ऑफ द रूपी है उसको प्रिजर्व करना, एंकर करना इन्फ्लेशन ऑफ हाउस होल्ड्स एंड बिजनेसेस। मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी और स्टेबिलिटी को और साउंड बैंकिंग को इंश्योर करना, सपोर्ट करना एक इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग प्राइस स्टेबिलिटी, ये भी एक स्टेट बैंक का फंक्शन है। और एक्सटर्नल सेक्टर की जो स्टेबिलिटी है बाय स्ट्रेंथनिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड इंश्योरिंग ऑर्डरली फंक्शनिंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो आई हैव ट्राइड टू नाउ एक्सप्लेन टू यू कि असल फंक्शंस हैं क्या इसके। प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स है ना, वो दो मेजर चीजों से डिटरमिन हो रहे हैं। एक तो यह कि प्रूडेंट मॉनेटरी स्टांस जो इनका परव्यू है, पर अगर फिस्कल यानी कि 7-7.5% का खसारा कर रही होगी आपकी वफाकी और चारों सूबाई हुकूमतें मिलाकर, तो इन्फ्लेशन को लोअर करना या मैक्रो स्टेबिलिटी को मेंटेन करना या इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रखना या सस्टेनेबल ग्रोथ रखना ये मुश्किल होगा। इसी तरह फिस्कल जो कंसोलिडेशन है, यानी कि जब मालियाती खसारा टूटता है तो क्या होता है, प्रेशर्स ऑफ डिमांड टूटना शुरू होते हैं। सेंट्रल बैंक को फिर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो मॉनेटरी ईजिंग कर सके, बिकॉज फिस्कल और मॉनेटरी एक तरफ जा रहे हों। ये हमेशा याद रखिए। लेट्स से कि यू हैव अ लूज फिस्कल पॉलिसी, जो पाकिस्तान हमेशा चलाता है, एक्सेसिव बोरोइंग है, हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, आज भी है, आपका एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इक्वेशन कमजोर है। मैं बारहा कहता हूं कि आप उसका सारा बोझ टैक्स पे डाल दिया है, बट योर हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग, चाहे वो वफाकी सब्जेक्ट्स पे जो नहीं है उन पे कर रहे हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे कर रहे हैं, 43 डिविजन्स और 400 ऑटोनोमस बॉडीज पे कर रहे हैं, सब्सिडीज पे कर रहे हैं। मैं आपको अनगिनत चीजें बता सकता हूं। इनसे क्या होता है, इसकी वजह से आपका खसारा बढ़ता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो लॉन्गर रखनी पड़ती है आपको, टाइटर, और उससे प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट खराब होता है। दैट इज द एक्चुअल स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। रिजल्ट्स हायर इंटरेस्ट रेट, जो कि आज भी आप कह सकते हैं, रिजल्ट हाई गवर्नमेंट बोरोइंग, 80% बोरोअर जो है 80% बैंकों की, वो कौन है, वो वफाकी हुकूमत है। तो क्या एसएमईज को लोन देना, क्या लार्ज स्केल को लोन देना, जब मेरी गवर्नमेंट गारंटीड बोरोअर हो, प्राइवेट सेक्टर क्राउड आउट होता है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोअर होती है। दिस इज पाकिस्तान स्टोरी।
और हम आज भी इसको तब्दील नहीं कर पा रहे। ये तब्दील तब होगी जब आप एक्सपेंडिचर साइड को मैनेज करेंगे, टैक्सेस को लोअर करेंगे, वफाकी बोरोइंग कम होगी, ये 80% से आप 60% पे आएंगे, और बैंकों को सैफान के पास आने की जरूरत होगी टू सेट अप अ बिजनेस। फिस्कल पॉलिसी जो आपके पब्लिक स्पेंडिंग, पब्लिक डेट और टैक्सेशन को मैनेज कर रही है, जब तक इसको दुरुस्त नहीं करेंगे तो मॉनेटरी पे प्रेशर रहेगा। इसको दुरुस्त करने के लिए और इकोनॉमी को चलाने के लिए सो 3 चीजें हैं। मॉनेटरी पॉलिसी की मैनेजेस द डिमांड एंड इन्फ्लेशन, ये एक हद तक इफेक्टिव हो सकती है। फिस्कल पॉलिसी का जिक्र किया, 2 हो गई। तीसरी बात यह है, अगर पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी यानी कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी, ये 3 चीजों ने कोऑर्डिनेट करना है। इसमें से 2 तो बिल्कुल मिसिंग है आपकी। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म आप करते नहीं है, पब्लिक डेट मैनेजमेंट की रीप्रोफाइलिंग आप करते नहीं है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ऑफ द इकोनॉमी जिस पेस, क्वालिटी और ब्रेड्थ से चाहिए वो हम कर नहीं पा रहे। इसलिए आपको टाइटेंड मॉनेटरी स्टांस रखना पड़ता है, बिकॉज दूसरे 2 उस तरह नहीं है जिस तरह होने चाहिए। सही, मतलब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की टैक्स एक्सपेंडिचर डिसिप्लिन और रिड्यूसिंग पीएससी लॉसेस की हैं इस चीज में से निकलने के। ठीक है, लैक ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी कोऑर्डिनेशन के बगैर सिर्फ मॉनेटरी साइड परफॉर्म नहीं कर सकती, या उसको टाइट करके फिर हमें रखना पड़ रहा है इस वजह से। अच्छा, दूसरी बात खान साहब, क्योंकि आज एक रीजनल कंपैरिजन चल रहा है रेट्स का वीट के, और उसमें साथ में ये भी टैगलाइन है कि पाकिस्तान इज अ वीट ग्रोइंग कंट्री एंड बांग्लादेश इज अ वीट इंपोर्टिंग कंट्री, लेकिन डिस्पाइट दैट जो डिफरेंशियल है प्राइसेस में वो ऑलमोस्ट 26% का है और इंडिया के साथ 20% का है। जो हम 129 का दे रहे हैं, जो हमारा वीट फ्लोर पर केजी है, वो वहाँ पर तकरीबन जो है वो 100 के लगभग आ रहा है, 26% का फ़र्क उसमें आ रहा है बांग्लादेश में। तो ये क्या वजह है कि हम फिर वीट इम्पोर्ट का फैसला करते हैं? हमें ये कहा जाता है कि क्रॉप है हमारे पास, फिर हम कहते हैं कि नहीं प्राइसेस बढ़ती हैं, फिर उसमें स्पेकुलेटर्स एक्टिव होते हैं, वो पैसा बनाते हैं, उसके बाद फिर ये फैसला होता है इंपोर्ट का। और आज हम ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, वहां पे प्राइसेस जो हैं, उसके बाद हम ऑयल पे भी आएंगे, लेकिन फ्लोर के बारे में क्या आपका कमेंट है इस पर? तो एग्रीकल्चर पे मैं अपना कमेंट आपको समझाने की कॉम को कोशिश करता हूं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। ये फिगर्स बेशक नोट कर ली। वीट पे आप 3 टन पर हेक्टर आपकी पैदावारी सलाहियत है ऑन दी एवरेज। चाइना की 5.77 है, यानी कि तकरीबन आपसे डबल प्रोडक्टिविटी है वहां पे। कॉटन आपकी 570 किलोग्राम पर हेक्टर, ऑस्ट्रेलिया और चाइना 2000 किलोग्राम पर हेक्टर। शुगर केन आप 67 पे हैं, डबल कर लीजिए पेरू आपसे, मैं अब बेस्ट को कोट कर रहा हूं ताकि समझ सके। मेज आप 4.2 टन्स पर हेक्टर पे हैं, ऑस्ट्रेलिया 7.6 हेक्टर पे। राइस आप 3.6 टन्स पर हेक्टर पे हैं, ऑस्ट्रेलिया 10 टन्स पर हेक्टर पे। आपका असल प्रॉब्लम जिस चीज का आप पूछ रहे हैं, आपकी पैदावारी सलाहियत पे है। आपका दूसरा प्रॉब्लम, जब आप फार्म से चलते हैं और मार्केट तक आते हैं, 10 से 33% प्रोड्यूस लूज कर जाते हैं। यील्ड्स, बिकॉज आपका बीज, आपकी हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, मैकेनाइजेशन, फाइनेंसिंग, पैदावार की सलाहियत की तालीम, ये सब इतनी बड़ी वीकनेसेस हैं आपके छोटे काश्तकार की कि ये आपको जो बेनिफिट है एक पैदावारी सलाहियत का वो नहीं देता। फूड सिक्योरिटी इंश्योर नहीं होती। जिन ममालिक का आप जिक्र कर रहे हैं उनका जवाब ये है कि वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बेहतर पैदावारी सलाहियत रखते हैं, और ये वीट और शुगर केन और कॉटन, इसमें आप इंटरवीन करते रहे हैं सारी जिंदगी। राइस की शॉर्टफॉल कभी नहीं हुई मुल्क में, क्यों नहीं होती? क्योंकि आपने उसमें इंटरवीन नहीं किया। और जब आप वीट मार्केट से निकले तो आप इस तरह निकले कि वो इंटरवेंशन एकदम रोक ली एंड द मार्केट बिकेम डिस्टेबलाइज्ड, बिकॉज IMF की ईमा पर आप उसमें से निकले थे। मैं फिर कहता हूं कि चूंकि ये चारों प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है, इसको आपको बहुत बिल्ड करना पड़ेगा कि कैसे आप ग्रेटर मार्केट सप्लाई इंश्योर करेंगे, लोअर वीट प्राइसेस इंश्योर करेंगे थ्रू प्रोडक्टिविटी। प्रोटेक्शन फॉर कंज्यूमर्स क्या होगी, मतलब आप क्या बायर और सेलर रहेंगे और मार्केट को फंक्शन करने देंगे। और जिसे मैं कहता हूं ना कि आपको अपने करंट अकाउंट पे भी प्रेशर कम रखना है, बिकॉज आप वीट उगाएं पाकिस्तान में, बिकॉज स्टेबल क्रॉप है। सो एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी, वाटर मैनेजमेंट, सीड क्वालिटी, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन एफिशिएंसी, इसके बगैर कोई हल नहीं है। बॉटम लाइन इसकी ये है
कि आप शॉर्ट टर्म में मंगवा के स्टेबलाइज तो कर सकते हैं कीमतों को, बट दे आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो मैंने अभी 5 आपके सामने रखे हैं बड़ी क्लियरली, दैट रेज डोमेस्टिक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी ओवर द लॉन्ग रन। और कोई तरीका ही नहीं है इस चीज से निकलने का। प्रॉब्लम यह है सैफान कि हमेशा गुफ्तगू चूंकि शॉर्ट टर्म की होती है, शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट की होती है, आप निकल नहीं पा रहे इस चीज से कि आप किसी तरह अपने स्ट्रक्चर को ठीक करके इस चीज को मैनेज कर लें। पाकिस्तान कंसिस्टेंटली इस चीज में फंसा हुआ है और निकल नहीं पा रहा। जब तक ये स्ट्रक्चर्स के मसले हल नहीं होते, सैफान 5 साल बाद इंटरव्यू कर लेना wherever in the world I am, I will repeat these 5 things to you about that. स्ट्रक्चरल मसले को ही लेकर मैं दूसरा जो सब्जेक्ट है ऑयल प्राइसेस पे आना चाह रहा हूँ। हम डीरेगुलेशन की तरफ गए, हमने ये कहा इंटेंशनली और डायरेक्शनली ये स्टेप सही था नहीं था, पहले तो ये बताइएगा। दूसरा फिर ये जो डीरेगुलेशन जो हम कह रहे हैं मार्केट को विदाउट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, क्या इस तरफ जाना और नुकसानदेह नहीं हो गया? ये जो हालिया दिनों में हमने देखा जो प्राइसेस इन्फ्लेट हुई, आवाम का ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा, तो क्या ये सही फैसला था? पाकिस्तान में ये जो अभी हमने किया है, एक तो मतलब बिल्कुल क्लियर रखें अपने माइंड में कि दिस इज नॉट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। ठीक, हम पहले भी, यानी कि प्लीज रिमेंबर, हम पहले भी 1 हफ्ते की बुनियाद पर मूविंग एवरेज पर ही कीमत का तयन करते थे। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आज भी हम 1 हफ्ते की बुनियाद पर ही इस चीज का तयन कर रहे हैं, सिर्फ पास वीकली करने की बजाय डेली कर रहे हैं। सो लेट्स बी वेरी क्लियर, डायरेक्शनली ये सही बात है, हमें करना चाहिए, बट मार्केट डीरेगुलेशन इज समथिंग टोटली डिफरेंट, विच मीन्स कि हम OMCs को ये करने दें कि वो खुद अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करें, वो इनोवेटिव रिस्पॉन्ड दें मार्केट कंडीशंस का, और इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट वन एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस, आप डिफरेंशिएटेड प्राइस पर पाकिस्तान में डीजल, पेट्रोलियम सब कुछ बिकने दें। ये कंपेटिटिव मार्केट इज व्हाट वी नीड टू डू। रेगुलेटेड प्राइस है आज भी पाकिस्तान में। ओवर टाइम एफिशिएंट रिटेलर्स शुड बी एबल टू ऑफर बेटर वैल्यू टू यू, ग्रेटर कन्वीनियंस टू यू एंड मोर चॉइसेस टू यू। ये है वो स्टोरी जो आपने लिखनी है। ये भी याद रखें कि आज भी IEFM, फ्रेट इक्वलाइजेशन, पेट्रोलियम लेवी, कार्बन लेवी और इंपोर्ट जिसे कहते हैं ना ड्यूटीज, ये सारा कुछ आज भी उसी तरह कायम है इन चीजों पर। इन सारी चीजों में जब आप डीरेगुलेट करेंगे तो बेहतरी आ जाएगी। मार्केट लिबरलाइजेशन, रेगुलेटरी रिफॉर्म, अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, competitive gas and oil market, pricing and subsidy reform, efficiency and infrastructure improvement. इसका क्या मतलब है? UFG losses, Euro 5 refineries, fiscal sustainability, जिसका मतलब है पेट्रोलियम लेवी 80 रुपए है पेट्रोल पे, इसके अलावा क्या किया जा सकता है इसको रिड्यूस करने में। Energy transition and security, which means कि accelerate renewables, electrification, industrial efficiency, ये पूरी फर्क चीज है। Transparency and data, create a national petroleum and gas data platform, publishing stocks, refinery runs, blah blah. Price stability, यानी कि transparent mechanism, जो कि आपस में competition से निकलना हो। ये है structural reform, not administered price management, is the path to energy security, investment, industrial competitiveness and fiscal sustainability. लेकिन but अगर इनमें से कोई भी चीज करनी है अभी 5 साल बाद, फिर मैं आखिर में हमेशा कहता हूँ यही इंटरव्यू मेरा रिपीट नहीं कराना, तो you need the best policy mindsets, regulatory artists, scientists, legal scientists। हाँ साहब, मैं अभी हमने स्टेप लिया था, ये आप कहते हैं कि दिस इज नॉट रिफॉर्म, इसको आप रिफॉर्म की डेफिनेशन में नहीं ला सकते। ये हमने जो किया है, फिर ये क्या है? ये और ज़्यादा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हम आ गए, हमारी मार्केट आ गई, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी कम हुई या ट्रांसपेरेंसी बढ़ी इससे? क्योंकि बहुत से सवाल उठने लगे कि अब PSO जिस प्राइस पे इंपोर्ट करेगा वही प्राइस कोट होगी, उसी प्राइसेस पे कैलकुलेशन होगी, हम ना कोई सवाल पूछने वाला, ना कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो ये हमने डीरेगुलेट किया इवेंचुअली मार्केट को, या मजीद ओवर रेगुलेट किया? क्या हुआ ये फैसला जो था? क्या प्राइसेस का तयन कंपेटिटिव मार्केट में हो रहा है?
नहीं हो रहा, ओगरा एक कीमत दे रहा है, तो आपने डीरेगुलेट कैसे किया है? ये जो मूविंग एवरेज पिछले 7 दिन की प्राइसेस लेकर प्राइस देना, ये हम पहले भी कर रहे थे, अब हम उसको पास थ्रू एवरी डे कर रहे हैं। डायरेक्शनली ये बात ठीक है, बट ये एक एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस का सिस्टम है। मैं 2018 में टेबल पे था और ये बात तब भी हो गई थी कि हम मूव अवे करेंगे इस सिस्टम से। आज 2026 में आपसे बात कर रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वी नीड टू मूव दैट, but you can't move to that alone. I have explained to you what structural reform in the petroleum sector means. कभी आप लंबा प्रोग्राम पूरे घंटे का कर लेना, मैं इसकी भी एक एक डिटेल में चला जाऊंगा। चलो चला जाता हूँ। यूरो 5 की रिफाइनरीज का मतलब है कि आप सारी हाइड्रो स्किमिंग की रिफाइनरीज चला रहे हैं, ना ईरान का ना ही क्या नाम है रशिया का तेल क्रूड लेकर रिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए डीप कन्वर्जन चाहिए। एक भी रिफाइनरी पाकिस्तान की डीप कन्वर्जन नहीं करती। इसी तरह को जनरेशन रिफॉर्म, फर्स्ट अपलिफ्टमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जैसे आप टारगेटेड ट्रांसपेरेंट वेयर नेसेसरी मार्केट क्रिएट करते हैं। इसी तरह स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, 1 टके के रिजर्व्स नहीं है आपके पास। आपके पास 21 दिन के कमर्शियल सिस्टम के रिजर्व्स हैं, 1 टके का अदरवाइज रिजर्व नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने खुद 2 महीने की पेमेंट करके रखने हैं। हो सकता है हम यूएई को कहें कि आप अपने रिजर्व पाकिस्तान में रखें, आप यहाँ से सेल करें, जब हमें जरूरत हो तो दे दिया कीजिए। यार देयर आर वेरी इनोवेटिव वेज टू डू इट। एलपीजी एंड एलएनजी स्टोरेज, क्यों नहीं अंडरग्राउंड स्टोरेज बनाते आप? पाइपलाइंस एंड लॉजिस्टिक्स, प्रमोट कंपटीशन अमंग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ये तो सिर्फ मैं एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की गुफ्तगू कर रहा हूं आपसे। आई कैन गो इनटू द डिटेल ऑफ ऑल द हेड्स दैट आई हैव स्पोकन टू यू। अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, इसका क्या मतलब है? ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन थ्रू प्रेडिक्टेबल प्रोड्यूसर प्राइसिंग कर लेते हैं हम पाकिस्तान में क्रिएट। वी नीड टू डू सेटलमेंट ऑफ E&P रिसीवेबल्स, फास्टर अप्रूवल्स, सिक्योरिटी रिस्क मिटिगेशन, commercially attractive investment for shale gas, frontier products, tight gas, offshore acreage, ये सारे काम किए जा सकते हैं। पाकिस्तान का पेट्रोलियम सेक्टर can start looking very different in 3 to 5 years. But क्या ये हम सारे काम कर सकते हैं? Let me end my conversation by saying उसके लिए you need to have a professional energy ministry with human resource which is regulatory, legal, financial, engineering and industry minds. Great economists which can write all these things to you that I've spoken to you. And Pakistan's petroleum sector with a lot of indigenization, local production would start looking very well. एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हकान साहब साथ मौजूद हैं। मुख्तसर ब्रेक है नाज़रीन, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन हक़ाइक़ सवालात पाकिस्तान के माशी पोजीशन के हवाले से, फिस्कल साइड, मॉनेटरी साइड। आज स्टेट बैंक की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी MPC जो स्टेटमेंट आई सामने, उसमें डिस्काउंट रेट को 11.5% के ऊपर स्टेटस को मेंटेन किया गया। क्यों किया गया, क्या इसके मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्या जो एक्सप्लेनेशन आई स्टेट बैंक की तरफ से ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, खासतौर पर मॉनेटरी साइड पर, उस पर बात हुई। फिस्कल साइड पर जो प्रेशर्स हैं उन पर बात हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में क्या फ़र्क पड़ सकता है, खासतौर पर गंदम बहरान के ऊपर हमने तफसीलन बात की है कि उसकी वजूहत क्या हैं। स्टेट बैंक ने आज अपने स्टैंड में क्लियरली कहा है कि द कमिटी बेसिकली असेस द मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक, और उसके बाद उन्होंने ये आउटलुक को ऑब्जर्व किया दैट इज इम्प्रूव्ड फ्रॉम द प्रीवियस मीटिंग, दो इट रिमेन्स बेसिकली देयर आर हाइटेंड रिस्क, और पर्टिकुलरली अबाउट द मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हमने देखा है कि मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस आते हैं, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पाकिस्तान की मईशत पर पड़ता है। रिसेंटली कीमतों में इजाफा हुआ, पाकिस्तान में डेली प्राइसेस रिवाइज हुई, कीमतें यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई प्राइसेस के ऊपर डोमेस्टिक, और आज हमने देखा है कि दोबारा से एक अनऑफिशियल सीज फायर की जो मार्केट में एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हुई, उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में जो $102 पर बैरल तक प्राइसेस आ गई थी, वो दोबारा 89-90 के अराउंड होवर करना शुरू हो गई। तो ये एक पॉजिटिव साइड था और पॉजिटिव जेस्चर था, प्राइसेस कम होना इंटरनेशनल मार्केट में, जिसके बाद लोगों की तवक्कुआत हैं कि पाकिस्तान में भी ये ईज ऑफ होगा जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं इस पे। पाकिस्तान ने हमेशा से अपना मौक़िफ़ अपनाया है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी,
दीज आर द ओनली टू सोल्यूशंस के इस कॉन्फ्लिक्ट के जिसके जरिए मामला आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ भी दोहराया है कि किस तरह इस एक टेम्पलेट एग्जिस्ट करता है जो इस्लामाबाद एमओयू की सूरत में जो वाहिद हल है ईरान और अमेरिका के मामलात का। रिसेंटली हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक दार साहब एससीओ समिट में उन्होंने जो बात की अहम तरीन कि वो किस तरह कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है ईरान अमेरिका के हवाले से कि मामलात जो है तय पा जाएं। उन्होंने क्या कहा था, लेट्स से दिस आल्सो। Pakistan firmly believes that dialogue, diplomacy and mutual respect provide the only sustainable way forward to resolve conflicts and achieve durable peace and security. Guided by this conviction, Pakistan facilitated and hosted the Islamabad talks between Iran and the United States on 10th and 11th of April this year, enabling first high-level direct diplomatic contacts between the two sides after 47 years. The diplomatic process thus initiated culminated in the signing of the Islamabad Memorandum of Understanding in June 2026. This historic breakthrough became possible as a result of Pakistan's close engagement with the both parties, US and Iran, complemented by our intensive diplomatic outreach to regional and international partners. हमने सुना पाकिस्तान ने यही मौक़िफ़ जो है हर दफ्तर ख़ारजा की तरफ से अपनाया गया कि पाकिस्तान चाहता है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के ज़रिए इन मसाइल का हल निकले और इन मसाइल के हल से पाकिस्तान नहीं बल्कि आलमी माशी इस्तेहकाम की तरफ हम बढ़ सकें। और वो इस्तेहकाम आज हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट्स में आया और इसका यकीनी तौर पर इम्पैक्ट पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत पर आएगा जब सप्लाई चेन और ख़ास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के खुलने से और तेल की सप्लाई बहाल होने से जो इसका इम्पैक्ट है वो ऑयल प्राइसेस इंक्लूडिंग यूएस और दीगर सुपर पावर्स और इकोनॉमिक सुपर पावर्स को पड़ेगा कि डेफिनेटली पाकिस्तान का एक बार फिर से कामयाबी से पाकिस्तान ने एक मुतहरिक किरदार अदा करके सिफारती मैदान में न सिर्फ झंडे गाड़े बल्कि आलमी अमन के हवाले से पाकिस्तानी कोशिशों को पूरी दुनिया में सराहा गया, एक्नॉलेज किया गया। पाकिस्तान की जो क़यादत है इसको एक्नॉलेज किया गया कि किस तरह पाकिस्तान ने एक मुस्बत किरदार अदा किया है। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड एक्स जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिएगा।